हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रकार का प्रश्न लिया गया है, यानी सभी प्रश्न जो पैटर्न पे है ना, वह आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित है। यानी अगर आप लोग एसएससी के किसी भी विभाग की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर हो जाए दिल्ली पुलिस, तो आप सभी के लिए वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी चैप्टर से कवर किया गया है, ताकि आप सभी को जिस प्रकार एग्जामिनर एग्जाम में जो पैटर्न का उपयोग करता है वही पैटर्न पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक सोल्व करने की कोशिश करना। जो सोल्व ना हो तो फिर मैं बता रहा हूँ, समझते चलना, ठीक है। यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना, देखो पहला प्रश्न क्या करें भाई, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी बताना है यह जो सीरीज चल रहा है ना, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके जगह पे जो होगा वह कौन सी संख्या होगी, यानी कौन सी संख्या आएगी, जो आप सभी को बताना है। तो कैसे समझोगे, तो देखो, तो यहाँ पे हम किस तरह से सोचेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, 0। अब 0 है, फिर 8 है, फिर 24 है। इस तरह से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है सीरीज में। अगर हम यहाँ पे सोचे कि 0 कैसे हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसमें मैं 1 को क्या करता हूँ भाई, तो 1 को घटा देता हूँ। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 में 1 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 0 है। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो 8 है, तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 में 1 घटाएंगे तो देखो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमें 24 लाना है, तो 5 का हम स्क्वायर करते हैं और माइनस का बन, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का बन 24। यहाँ पे देखो भाई 48 है, तो क्या करते हैं, तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, और 49 में घटाएंगे 48। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर और माइनस का बन, 9 का स्क्वायर 81 माइनस का बन 80। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे कितना है, तो 120। अगर मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर करता हूँ और माइनस का बन, तो 11 का स्क्वायर 121, यानी 121, और 121 में बन घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 120। अब उसी प्रकार जब हम अगले पद निकालेंगे तो देखो यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है भाई, तो यहाँ पे सीरीज चल रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 3 का स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ 5, 7, 9, 11, तो इस बार क्या होना चाहिए, 13, और 13 का स्क्वायर और माइनस का 1 होना चाहिए। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो सभी स्टूडेंट को पता होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169, और 169 में जब 1 घटा देंगे तो क्या होगा भाई, 168। अब 168 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। यानी आपका राइट आंसर जो है भाई वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पे ना हमें संबंध बताना है इस तरह से कि जिस प्रकार यहाँ पे 2 से 3 बना है, यानी 2 से जिस प्रकार 3 का संबंध है, तो इसी प्रकार 5 से यहाँ पे किसका संबंध होगा, ये हमें बताना होगा। तो कैसे सोचेंगे, किस प्रकार से रिलेशन लगा सकते हैं, तो देखो हम इस तरह से सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे देखो 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। समझना, 2 भी क्या है भाई, तो अभाज्य संख्या, और 3 भी क्या है भाई, अभाज्य संख्या। यानी 2 के बाद जो अगले अभाज्य संख्या होता है ना वह 3 होता है। अब उसी प्रकार 5 जो देखो क्या है भाई, तो 5 जो है ना यह भी क्या है भाई, तो यह भी अभाज्य संख्या। और 5 के बाद अगले जो अभाज्य संख्या होता है ना वह क्या होता है भाई, तो वह होता है 7। यानी 5 के बाद जो अगले अभाज्य संख्या आएगा 7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा, आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या करें भी, तो 3 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे कर रहा है ना, यदि RAM को 64 कहा जाए, यहाँ पे 64 का भार कितना भी, RAM का भार कर रहा है ना 64 है। मान लो कि RAM का
मान कितना है तो 64 है या भार 64 है। तो SITA यानी इतना का भार क्या होगा ये आप लोग को बताना है, ये आपका एग्जामिनर आपसे पूछा है। कैसे समझोगे तो देखो इस तरह से समझोगे। यहाँ पे क्या है भाई RAM को यहाँ पे क्या लिखा तो 64, यहाँ पे देखो क्या है RAM। अब इतना का कोड वर्ड लिखा 64, ये कैसे लिखा तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो R का कितना होता है भाई 18, A का कितना होता है 1 और M का कितना होता है भाई तो M का 13। अब हमें सोचना है कि इतना से हम किस प्रकार यहाँ पे कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे कितना आ जाए भाई तो 64 आ जाए यानी का 64 आ जाए। तो हमें क्या करना होगा तो हमें ये करना होगा कि अगर हम इन तीनों के अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है तो देखो 18 एक 19 और 19 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई तो 19 और 13 को जोड़ेंगे ना तो 64 नहीं आएगा। 19 और 13 कितना होता है तो 9 3 12 और यहाँ पे 2 1 3 यानी कितना आया भाई तो 32 यानी 32 आया। लेकिन हमें लाना है कितना भाई तो 64। अब यहाँ पे 32 से 64 हमें लाने के लिए क्या करेंगे तो इसमें अपने मन से 2 गुना करेंगे। अब देखो यहाँ पे 64 आया बोलोगे जी, यानी 32 में 2 गुना किए 64 आया ना। अब वही तरीका से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या भी तो S है, I है, T है और A है। अब यहाँ पे क्या है भाई तो सीता। अब वो क्या करना है तो इसका हमें अल्फ़ा वर्ड यहाँ पे पोजीशन लिखना है। जैसे देखो S का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 19 होता है, I का 9 होता है, T का कितना होता है भाई तो T का 20 होता है और A का कितना होता है तो A का 1 होता है। अब हम क्या करेंगे तो सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन जोड़ेंगे। देखो 19 प्लस का 9 प्लस का 20 प्लस का 1 तो 19 और 9 कितना होगा भाई तो 19 और 9 तो 28 और 28 और 20 कितना होगा भाई तो 28 20 48 और 48 और 1 कितना होगा तो 49 यानी 49। अब 49 को 49 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको 2 से गुना करेंगे। अब जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा भाई तो 2 से गुना करेंगे तो देखो कितना आएगा तो 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 और 4 दूना 8 और 1 9 यानी 98 यानी 98। कौन सा ऑप्शन है भाई तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है जो कि आपका क्या है भाई तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर C है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या करे भैया। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। देखो समझना यहाँ पे क्या करे भाई, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो हमें यहाँ पे बताना होगा ना कि जिस प्रकार यहाँ पे 54 आया ना तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो हमें पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे 54 जो आया है कैसे आया है। 4 को 3 को 5 को 2 को आपस में इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है कि ताकि यहाँ पे क्या आया है भाई तो 54। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन करें कि 54 ला सकें। तो देखो हमें इन सभी से अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि 54 लाते हैं तो देखो अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो हमें 54 प्राप्त नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे सभी को घटाते हैं तो नहीं होगा, गुना करते हैं तो भी 54 नहीं आएगा, और 54 आएगा तो तब आएगा जब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर क्या होगा भाई 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4। अब सभी को जोड़ो तो देखो यहाँ पे जोड़ो तो 16 9 क्या होता है भाई 25 और 25 और 25 50 और 50 और 4 54 यानी 54। देखो यहाँ पे 54 है, बोलोगे जी है, यानी 54 है ना। अब क्या करना है भाई तो इसमें भी वही लॉजिक लगाना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई तो 144 144। 13 का स्क्वायर करें तो कितना होता है भाई तो 169। 14 का स्क्वायर करें कि भाई कितना होता है तो 100 कितना होता है भाई तो 196। और फिर यहाँ पे 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है भाई तो 225। अब क्या करेंगे तो सभी को जोड़ेंगे। तो देखो 9 6 15 15 5 20 और 20 और 4 24 24 का 4 बाकी क्या हो जाएगा भाई तो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 है, 4 और 6 10 10 और 9 19 और 19 और 2 कितना होगा भाई तो 19 और 2 21 और 21 और 2 कितना होगा भाई तो 21 और 2 23 और 23 का यहाँ पे क्या होगा भाई 3 होगा। फिर बचा कितना 2 1 2 3 और 3 और 2 5 और 5 और 2 7
यानी 734। कौन सा ऑप्शन भाई? तो ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे क्या फिलअप होगा? तो 734 होगा, जो कि क्या है भाई? तो आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है ना एग्जामिनर का कि यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन का चयन करें ताकि खिड़की, कमरा और मकान तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। कैसे सोचोगे? तो समझना, यहाँ पे क्या है भाई? तो खिड़की है, कमरा है, मकान है। अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूँ भाई, तो मकान के लिए एक गोला बनाता हूँ। अब देखो मकान के लिए गोला बनाया, अब देखो जो कमरा होता है वह क्या होता है भाई? तो मकान के अंदर होता है, यानी मकान के अंदर कौन आ गया? कमरा। अगर मैं खिड़की की बात करूँ तो कमरा के अंदर कौन आ जाएगा भाई? तो खिड़की। खिड़की कहाँ होता है? कमरा के अंदर। यानी पहले मकान, मकान के अंदर कौन आया? कमरा, और कमरा के अंदर कौन आया भाई? तो खिड़की आया। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन जो है वह ऑप्शन नंबर बी है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना को कूट भाषा में कैसे लिखोगे समझना, बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा, बस समझो। यहाँ पे क्या है भाई? तो AGEND है। एजेंडा को यहाँ पे क्या लिखा है भाई? तो इतना कोडवर्ड इसका लिखा है। तो इतना को लिखने के लिए क्या करेगा? तो देखो यहाँ पे तरीका क्या अपनाया है ना, यहाँ पे क्या है भाई? तो AG, यहाँ पे क्या है भाई? तो ENDA इतना है। अब इतना को क्या लिखा है भाई? तो यहाँ पे लिखा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? तो AD, फिर N लिखा, फिर E लिखा, फिर G लिखा और A लिखा। यानी इतना को क्या लिखा भाई? तो इतना लिखा। तो कैसे लिखा? तो यहाँ पे आप लोग समझना, इस तरह से किया है ना कि देखो जो पहले में A है ना उसको अंत में A लिखा, फिर दूसरे में जो G है ना उसको अंत से दूसरे में लिखा, फिर E यहाँ पे देखो तीसरे में तो अंत से तीसरे में। यानी इस तरह से शुरू वाले को अंत से लिखना शुरू किया और इतना कोडवर्ड तैयार कर दिया। ठीक है, तो इतना का भी हम क्या करेंगे भाई? तो अंत से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई? तो यहाँ पे L है और फिर क्या है भाई? तो I है, फिर M है और फिर I है और T है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो पहले में L है ना वह कहाँ चला जाएगा? तो अंत में L चला जाएगा। फिर देखो दूसरे नंबर पे जो I है वह अंत से दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे M जो है तीसरे पे, वह अंत से तीसरे पे यहाँ पे M आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो I आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या है भाई? तो T है, तो T आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? TIMIL, TIMIL देखो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि क्या है? तो आपका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना वह क्या है भाई? तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कहना चाहता है भाई? कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या की पहचान करें। विषम संख्या की पहचान करने का मतलब है ना कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में आप लोग बताओ कि कौन सी संख्या जो है वह 3 संख्या एक समान है लेकिन एक जो है सबसे अलग है और सबसे हटके। कैसे पता करोगे? तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं, किस तरह से भाई? तो इस तरह से कि देखो ऑप्शन ए में अगर हम बात करें ना तो 2 संख्या एक समान है। ऑप्शन अगर हम बात करें सी में ना तो यहाँ भी 2 संख्या देखो एक समान है, और ऑप्शन डी में भी बात करें ना तो यहाँ पे भी देखो 2 संख्या एक समान है। लेकिन जब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं ना तो यहाँ पे तीनों का तीनों संख्या जो है वह अलग अलग है। यानी 413 की जो संख्या है ना तो तीनों की तीनों संख्या अलग अलग है, इसलिए सबसे अलग ऑप्शन कौन होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है? दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम से रखने पर कौन सा विकल्प पूरा करेगा। यानी बताना है कि यहाँ पे देखो खाली खाली जो स्थान है ना यहाँ पे कौन सा विकल्प जो होगा वो भी आप सभी को बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो कैसे करोगे समझना,
सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं ना, ऐसे प्रश्न में काउंट करते हैं कि यहाँ पे कितना अल्फ़ा वर्ड है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें टोटल ओवरऑल कितना अल्फ़ा वर्ड की संख्या है भाई, तो 12 है। अब मैं इस 12 को किस तरह से लिख सकता हूँ, तो इस 12 को या तो मैं 4 गुने का 3 लिख सकता हूँ, यानी गुणनखंड के रूप में 4 गुने का 3, या फिर 2 गुने का 6 लिख सकता हूँ। और कोई तरीका है लिखने का? नहीं ना। यानी हमारे कहने का मतलब है ना, या तो आप लोग 4 4 का छोटा छोटा खंड बनावो, या 2 2 के छोटा छोटा खंड बनावो। तो चलो मैं क्या करता हूँ भाई, तो यहाँ पे 4 4 का छोटा छोटा खंड बनाता हूँ। कैसे? तो देखो यहाँ पे 2 2 ये हो गया, 4 भाग ये हो गया, फिर 1 2 3 4 4 ये हो गया, और 1 2 3 4 ये हो गया। मैं 4 4 का क्या किया भाई, तो यहाँ पे छोटे छोटे खंड बना दिया। अब देखो हमें यहाँ पे सोचना है कि इस वाले खंड में अगर हम पता करें पहले भाग को, तो देखो यहाँ पे इस वाले खंड में पहले भाग कौन है भाई, 22 है। इस वाले खंड में पहले भाग कौन है, 22 है। यानी हमें यहाँ पे क्या सोचना होगा ना, कि अगर हम पहले वाले खंड पे 22 रखते हैं, और अंत वाले खंड पे देखो यहाँ भी 22 है और यहाँ भी 22 है, तो क्या करता हूँ, तो अंत वाले खंड पे मैं 22 रखता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या फिलअप हो रहा है भाई, तो 22 डबल एक्स बाई, 22 डबल एक्स बाई, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 22 डबल एक्स बाई और 22 डबल एक्स बाई, देखो फिलअप हो गया पूर्ण रूप से। यानी क्या क्या भरे, तो यहाँ पे 22 फिर एक्स और फिर एक्स। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कहना चाहता है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनने का मतलब है कि अनाज का संबंध जिस प्रकार गोदाम से है ना, तो जल का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। तो हमें यहाँ पे क्या समझना होगा कि अनाज और गोदाम में यहाँ पे रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ये है कि अनाज जो है वह कहाँ पे स्टॉक किया जाता है भाई, तो यहाँ पे गोदाम में स्टॉक किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें ना, जल को हम कहाँ स्टॉक करके रखते हैं भाई, तो यहाँ पे मुहाना में नहीं, नहर में नहीं, नदी में नहीं, कहाँ, तो बांध से हम उसे क्या करते हैं भाई, तो जल को स्टॉक करते हैं। उसी प्रकार अनाज को हम क्या करते हैं, तो गोदाम से स्टॉक करते हैं ना, उसी प्रकार जल को हम कहाँ स्टॉक करते हैं भाई, तो बांध से करते हैं। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे क्या करें भाई, तो 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का जो प्रश्न है यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग को क्या कहना है, कैसे समझना भी, तो देखो जैसे जैसे हमें कह रहा है ना, वैसे वैसे हमें समझना होगा। कह रहा है एक बच्चे की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन व्यक्ति है भाई, तो यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है, एक बच्ची है, ठीक है, छोटी सी बच्ची है। अब कह रहा है एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। यह जो मोहन है इस बच्ची की ओर संकेत करते हुए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि वह कौन, यह बच्ची जो है मेरे पिता की माँ, यानी मोहन के पिताजी, पहले मोहन के कौन होंगे भाई, तो मोहन के पहले पिताजी होंगे। मेरे पिता यानी मोहन के पिता की माँ, यानी पिता की माँ की इकलौती बेटी, यानी पिता के माँ की कौन है भाई, तो इकलौती बेटी, पिता की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, यानी इसकी बेटी ये है बच्ची। ये कहना चाहता है एग्जामिनर। देखो फिर से समझो क्या कर रहा है भाई, कह रहा है वह यानी कि यह जो लड़की है मेरे पिता की, यानी मेरे पिता की या मोहन के पिता की माँ, यानी मोहन के पिता की माँ की इकलौती बेटी कौन है भाई, तो ये, और इकलौती बेटी की बेटी है, यानी इसकी बेटी की बेटी कौन है, तो ये बच्ची है। ठीक है, समझ रहे हो। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो कह रहा है उस बच्चे की माँ का मोहन से क्या संबंध है ये बताना है। यानी मोहन जो होगा ना इस बच्ची को क्या कहेगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पे मोहन जो है इस बच्ची को क्या कहेगा, तो देखो मोहन का पिता कौन है भाई, तो समझ नहीं सकते इस तरह से, मोहन का पिता ये है, और पिता की बहन कौन होगी भाई, तो पिता की बहन ये होगी, ये जो
जो लड़की है वह कौन होना चाहिए, तो पिताजी का बहन। और ये बच्ची जो है, ये बच्ची कौन है, तो पिताजी के बहन की लड़की है। और पिताजी के बहन की लड़की को क्या कहा जाता है भाई, तो यहाँ पे बहन कहा जाता है। यानी पिताजी के बहन को मोहन कौन कहेगा, बुआ। और बुआ की बेटी को क्या कहा जाता है, तो बुआ की बेटी को बहन कहा जाता है। यानी क्या होगा, तो मोहन जो है सी, और यहाँ पे मोहन जो है इस बच्ची को क्या कहेगा भाई, तो बहन कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी कहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, चलो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भी। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहते हैं, कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का गुना, भाग का जोड़ और जोड़ का घटाव, तो इतना का मान क्या होगा, यहाँ पे हल करना होगा। कैसे करोगे समझना। देखो यहाँ पे क्या भी, तो यहाँ पे 3 है, फिर क्या भी, वो माइनस। अब माइनस का अर्थ क्या भी, तो गुना है तो गुना दो, फिर क्या होगा 15। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या भी, तो यहाँ पे देखो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दो और फिर क्या होगा 11, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो क्या भाई, गुना, गुना का अर्थ क्या भी, तो यहाँ पे भाग है, भाग दो, फिर 8, फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या भी, तो जोड़ का अर्थ घटाव है तो घटा दो और छो। अब इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे बोर्ड मास प्रयोग में क्या होता है कि पहले आप लोग ब्रैकेट को हल करोगे, फिर भाग का, फिर यहाँ पे गुना का, फिर जोड़ का और अंत में घटा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे ना, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखो क्या है, तो यहाँ पे 3 गुने का 15। अब 3 गुने का 15 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 45। 3 गुने का 15 यानी 15 का 45 और प्लस का 11 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 45 प्लस का 11 करेंगे तो कितना होगा, तो 5 1 6 और 4 1 5 56। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना लिखता हूँ भाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 56। ठीक है, यहाँ पे 15 45 और 45 11 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 56। और यहाँ पे क्या होगा, भाग होगा 8 और माइनस का 6। अब जब क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम 56 में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा भाई, तो 8 7 का 56 और माइनस का 6। अब 7 में माइनस का 6 करेंगे तो क्या होगा भाई, तो 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, देखो कह रहा है अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। यानी बताना है कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सी अंक आएगा। देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है, 2 पासा दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 3 पासा दे रखा है। और 3 पासा में हमें कह रहा है ना कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सी अंक आएगा जो बताना है। और इन 3 पासा में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है, तीनों पासा का कुछ कुछ स्थितियाँ है ना। अब हमें कहना है कि 4 का विपरीत, जब हमें विपरीत किसी भी फलक का विपरीत पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं किसी भी 2 पासे को रेंडम उठा लेते हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी 2 पासे को उठा लो यहाँ पे, तो चलो मैं यहाँ पे किसको उठाता हूँ भाई, तो यहाँ पे मैं पासा 1 और पासा 2 को उठाता हूँ। ठीक है, पासा 1 पासा 2 आप किसी को भी ले सकते हो, पासा 2 3 3 1 2 3 किसी को भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें देखना होगा कि पासा 1 और पासा 2 में कॉमन स्थितियाँ कौन सी दिख रही है। तो कॉमन स्थिति की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है और यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, और कोई स्थितियाँ कॉमन दिख रहा है नहीं ना। यानी जब हमें 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखता है ना, तो हम क्या करते हैं भाई, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज यानी किस तरह से, तो यानी इस तरह से चलते हैं कि 4 से चलेंगे 1 पे और फिर यहाँ पे 3 से चलेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो ऐसे होगा 2 पे। यानी यहाँ पे अब देखो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो अब हम लिखेंगे स्टार्ट देखो 4 से किए थे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद कहाँ पे आएंगे भाई, तो 5 पे तो 5 लिखेंगे। उसके बाद कहाँ है भाई, तो 1 पे तो 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है भाई, 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि देखो 1 का विपरीत 2 होता है और 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 3 होता है और 3 का विपरीत 5।
अब देखेंगे कि यहाँ पे 4 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि हमारा एग्जामिनर तो यहाँ पे 4 का विपरीत पूछा है। अब देखो आप लोग यहाँ पे इस तरह से सोचना कि एक पासा में कितनी स्थितियाँ होती है। बोलोगे कि एक पासा में 6 स्थितियाँ होती है, और 6 स्थितियाँ में जैसे कि 1 होता है, 2 3 4 5 6। अब इस 6 स्थिति से ज़्यादा देखो किसी पासा में 7 8 9 नहीं ना, यानी 6 तक ही होता है। जिसमें से आपने 1 का उपयोग किए हो, 2 का, 5 का, 3 का, 4 का, तो किसका प्रयोग नहीं किए हो, तो 6 का। यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4। लेकिन हमें यहाँ पे 4 का विपरीत पूछा है तो 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई आप सभी से। देखो 13 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी से कहना चाह रहा है कि दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। देखो यहाँ पे हमसे पूछा है भाई, तो सार्थक क्रम यानी इतना में यहाँ पे क्या है भाई, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश, यानी इन सभी में बताना है हमें। वैसे ऑप्शन को यहाँ से चयन करना है जो सही रूप से यानी क्रम में दर्शा रहा है, यानी सार्थक रूप में। तो देखो यहाँ पे सार्थक रूप का सार्थक क्रम लिखने का मतलब होता है ना कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद और फाइनल अंत में जो होगा वह कौन होगा। इस तरह से हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, तो सबसे पहले सदस्य होता है। सदस्य यानी 3 नंबर क्या होता है भाई, सदस्य होता है। अब जब सदस्य में थोड़ा सा जब विकास होता है ना, तो सदस्य का विकास होने के बाद वह क्या बन जाता है भाई, तो एक परिवार बन जाता है। यानी क्या होगा भाई, तो 1 नंबर क्या होगा, तो एक परिवार बन जाएगा, यानी 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पे परिवार बन गया। अब परिवार बनने के बाद फिर क्या होता है ना, जब परिवार में थोड़ा सा विकास और होता है तो फिर क्या बनता है भाई, तो एक समुदाय बनता है, यानी 2 नंबर। ठीक है, अब समुदाय में जब और विकास होता है तो वहाँ पे एक इलाका बन जाता है, यानी 4 नंबर। और इलाका में जब और ज़्यादा विकास होता है तो वह एक देश का रूप ले लेता है, यानी 5 नंबर। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, 3 1 2 3 1 2 4 5। देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई और ओ के मध्य में स्थित अक्षर के बाएं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर से 6वां अक्षर कौन सा होगा। देखो हमें यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला ये दे रखा है। अब कर रहा है ना, इसमें बाई और ओ के मध्य में, बाई और ओ देखो कहाँ है भाई, तो यहाँ है, और बाई कहाँ है भाई, तो यहाँ है। अब इसके और इसके मध्य में ही हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉजिक लगाने के लिए बोल रहा है कि बाईं ओर से 8वें अक्षर। अब देखो ओ से बाईं ओर की तरफ 8वें अक्षर की बात करो तो देखो ओ और बाई के बीच में ही, यानी इतना और इतना के बीच में ही हमें बात करना है। कर रहा है कि बाईं ओर से 8वें अक्षर, यहाँ पे बाईं ओर से 8वें अक्षर आप लोग काउंट कर लो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें अक्षर पे हमें क्या मिला भाई, तो 8वें अक्षर पे हमें भी मिला। अब क्या कर रहा है ना कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर से 6ठा अक्षर। अब देखो यहाँ पे भी आ गए हैं 8वें अक्षर। अब कर रहा है ना 8वें अक्षर, अब यहाँ पे कर रहा है दाईं ओर से 6ठे अक्षर, यानी इसके अब उल्टा चलो 6ठे अक्षर पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6ठे अक्षर पे हमें फिर क्या मिला भाई, तो यहाँ पे क्यू मिला। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना है, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कहना चाहता है आप सभी से। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी बताना है कि यहाँ पे देखो ये दिया गया है ना, अब इतना में से कौन सा अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, इन ऑप्शन में हमें चयन करना है। क्या कर रहा है, नहीं बनाया जा सकता है इतना का प्रयोग करके। तो देखो
यहाँ पे हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं भाई, तो क्या है FORT। देखो F है, O है, R है, T है, ये बनाया जा सकता है। फिर ऑप्शन बी क्या है भाई SOFT, S है, F है, O है और T है, ये भी बनाया जा सकता है। और ऑप्शन हम क्या करते हैं, अब 3 को देखते हैं। अब ऑप्शन 3 में देखो क्या भाई, तो TURN, टी कहाँ यहाँ, U यहाँ, R कहाँ है भाई, तो R यहाँ, और N की बात करें तो N यहाँ, यानी TURN भी जो है वह भी बनाया जा सकता है। अब देखो कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी को देखो। ऑप्शन डी क्या करा है भाई, तो यहाँ पे समझना। ऑप्शन डी करा ROAM, R का भी R, O कहाँ है O, A कहाँ है भाई, तो A देखो इसमें कहीं A है ही नहीं, ए है ही नहीं, यानी क्या करा है कि कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह नहीं बनाया जा सकता है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या करे भाई, 16 नंबर का यहाँ जो प्रश्न है ना, कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा, हमें बताना होगा। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, समझना। 16 नंबर का प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें मिसिंग नंबर, यानी इस भाट के जगह आखिर क्या होगा, ये सोचना है, समझना और बताना है। तो जिस प्रकार यहाँ पे 30 हुआ, जिस प्रकार 42 हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट आंसर लाएंगे। इसके लिए हमें समझना होगा कि इस 30 को हम यहाँ पे इस तरह से कैसे लाएं, जो कि 4, 3 और 2 और 1 को आपस में कैलकुलेशन करके। तो कैसे सोचेंगे भाई, किस तरीक़ा से लॉजिक लगा सकते हैं, तो इस तरीक़ा से हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, अब देखो मैं इन सभी को गुना करता हूँ तो क्या आता है भाई, तो देखो अगर 4 गुने का 3 क्या होगा, 4 तिया 12, 12 दुना का 24 और 24 से कम 24। फिर यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है भाई, तो 4 3 क्या होगा, 4 3 7, 7 और 2 क्या होगा भाई, तो 7 और 2 9 और 9 1 क्या होगा भाई, तो 10। लेकिन हमें चाहिए 30, तो इसके लिए हम अपने मन से 3 गुना करते हैं। अब देखो 10 तिया का 30, देखो यहाँ पे 30 है ना, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार जब यहाँ पे मैं 42 लाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले जोड़ना होगा। देखो 5 और 4 9, 9 3 12 और 12 और यहाँ पे क्या है भी, तो 12 और 2 कितना होगा, 14। कितना आया, 14। अब जब इसमें अपने मन से 3 गुना किया तो इसमें भी 3 गुना करेंगे, तो 14 तिया का 42 यानी 42। देखो यहाँ पे 42 है ना। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, इसको जोड़ो, 6 और 3 9 और 9 और 4 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 9 और 4 की बात करें तो 9 और 4 13, और 13 और 5 की बात करें तो 13 और 5 18। अब इस 18 में भी हम क्या करेंगे भाई, तो 3 को गुना करेंगे। 18 गुने का 3 करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 18 36 और 3 का 54 यानी 54, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 54 आएगा। कौन सा ऑप्शन भाई दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भी, यहाँ पे क्या कहना चाहता है आप सभी से। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में हमें काउंट ऑफ ट्रायंगल करना है। देखो कितने देखने में अजीब लग रहा है चित्र की, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कतई नहीं, हम इस तरह से समझाएंगे ना कि आप लोग बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से यहाँ पे समझ पाओगे। देखो जैसे कि इस तरह से अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे देखो कुछ फिगर आप सभी को दिख रहा होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे भी एक फिगर इस तरह से, यहाँ पे भी एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक फिगर, यहाँ पे भी एक फिगर, यानी इस तरह से यहाँ पे कितने फिगर दिख रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिगर ऐसे सेम टू सेम दिख रहा है। यानी सबसे पहले हमें समझना होगा ये फिगर को, क्या, इस फिगर को समझना होगा। अब इस फिगर में देखो कितना ओवरऑल त्रिभुज है, यानी इस आकृति में समझो
इस आकृति में आप लोग समझो कि कितना त्रिभुज है। तो देखो एक त्रिभुज ये हुआ छोटा वाला और एक त्रिभुज ये हुआ, यानी एक और एक दो त्रिभुज हुआ, और एक हम ये बड़ा वाला की बात करें, बड़ा वाला यानी ये एक तीन त्रिभुज हुआ। यानी इस आकृति में, ऐसे वाले आकृति में तीन त्रिभुज है। अब ऐसे वाले सेम टू सेम कितना आकृति है भाई, तो यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम एक आकृति ऐसा है। तो तीन यहाँ भी होगा, तीन यहाँ भी होगा, तीन यहाँ भी, तीन यहाँ भी, तीन यहाँ भी और तीन यहाँ भी, क्योंकि ऐसा देखो सेम टू सेम ऐसा भी है, यानी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये आकृति है, ये आकृति है, और यहाँ पे भी ये आकृति है, और यहाँ पे भी ये आकृति है, यानी सभी में तीन तीन त्रिभुज होगा। तो देखो 3, 6, 9, 12, 15 और 3 18, यानी ओवर और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना भी, तो 18 है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 18 नंबर का यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब दे रखा है ना, m और n यहाँ पे प्रतिबिंब है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे अल्फा वर्ड और संख्या लिख दिया है। अब पूछ रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। देखो मिरर इमेज में क्या होता है ना, दर्पण में, कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला दाएं में चला जाएगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे सोचना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे इस तरह से होगा, देखो यह जो B पहले में है ना, वह B अंतिम में आ जाएगा, और देखो B का मुंह इस तरफ है, तो यह उलट के किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा B, ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो ऑप्शन डी कट गया। अब देखो यहाँ पे क्यू है और क्यू का मुंह इस तरफ है ना, तो यह उलट के कैसा हो जाएगा भाई, तो उलट के इस तरफ हो जाएगा, और क्यू ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा तीनों में। उसके बाद देखो आर इस तरफ है ना, तो यह उलट के किस तरफ हो जाएगा भाई, तो इस तरफ हो जाएगा, ऐसे आर हो जाएगा। ऐसे आर देखो कौन सा है, तो सभी में है। अब देखो अगर हम 7 की बात करें तो इस तरफ है, तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, किस तरफ हो जाएगा, तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है भाई, तो 8 है, तो 8 तो ऐसा ही रहेगा, 8 क्या है, तो ऐसा क्या, ऐसा रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो 5। अब देखो 5 की बात करें ना, तो यह 5 देखो इस तरफ से है, तो इसका मुंह उलट के किस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा, किस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ ऐसे हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, अब ये हो गया। अब डी देखो क्या है भाई, तो इसका इस तरफ मुंह है ना, तो इसका उलट के कैसे हो जाएगा भाई, तो इस तरफ हो जाएगा। अब देखो ऐसा कौन है, तो ऑप्शन ए कट गया क्योंकि यहाँ पे डी है ही नहीं, ऑप्शन बी कट गया क्योंकि यहाँ पे डी है ही नहीं। अब ऑप्शन सी बचा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहते हैं भाई, आपका एग्जामिनर कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है जो काउंट करना है। यानी इस आकृति में हमें कितना क्या काउंट करना है भाई, तो आयत, यानी आयत को हमें गिनना होगा कि यहाँ पे क्या कितना आयत है। तो देखो हम कैसे करेंगे भाई, तो सिंपल तरीका से और आसान तरीका से गिनेंगे। देखो अगर हम बात करें ना, तो इस छोटे छोटे पहले हम आयत को काउंट करते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे कितने आयत है भाई, तो देखो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी इसमें छोटे छोटे आयत कितना है, तो 5 है। अब हम क्या करते हैं ना, तो अब हम यहाँ पे और कितने तरीक़ा से यहाँ पे गिन सकते हैं, तो देखो इस तरह से हम, तो यहाँ पे ये वाला आयत को हम काउंट कर लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 5 आयत हुआ। और कोई तरीक़ा से है, बोलोगे है कैसे, तो देखो ये एक आयत हो सकता है, एक आयत ये हुआ, तो 5 और 1 6 आयत। फिर देखो कहाँ हो सकता है भाई, तो ये एक आयत हो सकता है, 6 1 7 आयत। 7 के बाद फिर क्या हो सकता है, तो ये एक हो सकता है 8 आयत, और 8 आयत के बाद बात करें तो ये एक हो सकता है 9 आयत, यानी 9 आयत। समझ पा रहे हो, देखो बिल्कुल ही आसान तरीका से समझाऊंगा। देखो यहाँ तक तो सभी समझ गए होंगे कि 5 आयत है, 5 आयत है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ये होगा 6 आयत, ये 6 आयत हुआ। अब 6 आयत के बाद और कहाँ भाई, तो देखो ये जो होगा ये एक 7 आयत हुआ, 7 आयत होगा। अब देखो 8 आयत की बात करें तो कहाँ होगा, तो देखो ये एक क्या होगा, तो ये एक 8 आयत हुआ, 8 आयत हुआ। अब देखो अगर हम बात करें तो कहाँ होगा, तो ये देखो एक क्या होगा, तो 8 और 1 9 आयत हुआ, 9 आयत हुआ। और कहीं हो सकता है, तो बोलोगे कहीं ना कहीं एक आयत और दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला जो एक ये क्या होगा, बड़ा वाला, यानी 10 आयत। यानी इस आकृति में ओवरऑल आयतों की संख्या कितना भी, तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी
10 आयत है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या कहना चाहता है। अरे यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा दिखेगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। मैं इस प्रश्न को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, ठीक है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक सोल्व करना, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।